नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी जो कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में इंडेक्स में शामिल कंपनी है। पिछले बहुत दिनों से एक मजाक का कारण बन गई है उसके वैल्यूएशन के कारण। लेकिन मेरे हिसाब से तो आज भी ये सबसे अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जहां मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है, वैल्यूएशंस आसमान को छू रहे हैं, उस टाइम पे ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वे बहुत ही रिजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है। मुझे वो क्यों पसंद है और मैं क्यों इसे और खरीदना चाहता हूँ, वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मित्रों, शुरुआत जो है वो थोड़ी लाइटर नोट पे करेंगे। कुछ मीम्स जो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं उसमें से एक ये है, जो फेमस मूवी थ्री इडियट्स का सीन है, जहाँ पे वो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि भाई आपका पेशेंस का लेवल क्या है। तो इंटरव्यू जो है वो बता रहा है कि भाई मेरा आईटीसी में इन्वेस्टर हूँ। तो वो इतने इम्प्रेस हो गए और पूछ रहे हैं कि भाई सैलरी कितनी लोगे। कुछ और भी है, इसे भी मजे लीजिए। ये भी एक अच्छा है। और ये फाइनली फ्रेंड्स, जोक्स अपार्ट, आईटीसी पिछले कुछ रीसेंट सालों में, मतलब पिछले 7-8 साल में वैल्यू ट्रैप में फंसी है, जहाँ पे वो 200 रुपये के आसपास ही घूम रही है, जैसा हम सबको पता है। लेकिन क्या ये एकमात्र ऐसी कंपनी है? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने आगे बताया था, इवन मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बहुत अच्छी कंपनी जैसे एचयूएल और रिलायंस भी इस ट्रैप में फंस चुकी है। अगर आप एचयूएल का प्राइस चार्ट देखेंगे तो 2008 में ये 211 का था, और साल 2000 में भी ये 200 के आसपास का ही था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो वर्चुअली ये 8 साल जो है वो इसी ट्रैप में फंसा। अब क्या कारण हो सकता है इसका? एचयूएल भी तो बहुत अच्छी कंपनी थी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी 2001 से 2008 में कंटिन्यूस बढ़ी ही थी। लेकिन वो समय था जब आईटीसी ने डिसाइड किया था कि वो फुल फ्लेज्ड में एफएमसीजी में आएंगे। तो मार्केट थोड़ा उसको इवेल्यूएट करता है कि आईटीसी आने के बाद एचयूएल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी घट सकती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कभी कभी वैलिड होते भी नहीं है। लेकिन उस पैनिक के चलते उसका शेयर प्राइस जो है वो एक लिमिट से आगे बढ़ नहीं पाता था। यही कारण था कि एचयूएल का शेयर जो है वो 7-8 साल तक नहीं बढ़ा। यही हाल रिलायंस इंडस्ट्री का 2007 से लेके 2017 के बीच में हुआ था, जब इसका शेयर का प्राइस 500 रुपीज़ के आसपास ही घूम रहा था। 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया तब उसमें कटौती आई, लेकिन फिर वो बढ़ना चाहिए था जैसे बाकी सारी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़े थे। लेकिन रिलायंस का शेयर कभी बढ़ा ही नहीं, क्योंकि रिलायंस जो जियो को लेके टेलीकॉम सेक्टर में आने की तब बातें शुरू हो गई थी और मैसिवली उसमें इन्वेस्ट कर रहा था। तो क्या वो सक्सेसफुल होगा, उसकी फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, बहुत सी चीज़ को लेके उनको अदर अनसर्टेनिटीज थी। तो ये कारण रहता है जिसकी वजह से मार्केट उनको वैल्यूएशन नहीं देता। और जब फाइनली जियो लॉन्च हो गया, जियो सक्सेसफुल हो गया, और जब से उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, पहले शुरुआत में तो फ्री में दे रहे थे, जैसे उन्होंने जियो के सर्विसेज पे चार्ज लगाना शुरू कर दिया, उसके बाद से उसके रेट जो बढ़े वो आज तक बढ़ते ही रहे हैं। तो यही इम्पैक्ट है। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन फिर भी वो फंस जाती है। और एचयूएल और रिलायंस उसके बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब ना हम एचयूएल के फिगर देखेंगे। एचयूएल जो कि माना जाता है कि काफ़ी बड़ी कंपनी है और वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की एफएमसीजी में। लेकिन क्या वो रेवेन्यू के हिसाब से भी सबसे बड़ी कंपनी है? नहीं। अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो आईटीसी एचयूएल से भी बड़ी कंपनी है। एचयूएल का रेवेन्यू जो है पिछले साल के अगर फिगर देखें तो 44,311 करोड़ के आसपास की उनका जो था वो रेवेन्यू था। मतलब 45,000 करोड़ का रेवेन्यू था। 45,000 का वो माल साल भर में बेचते हैं, और उसके ऊपर उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब करीब 17% के आसपास का है। ठीक है। और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, जैसा कि हम यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, तो 5,72,000 के आसपास का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर उनसे रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं तो ये 12 टाइम्स आता है। तो बेसिकली उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनके सालाना रेवेन्यू से 12 गुना ज़्यादा है। अब ये फिगर आईटीसी के केस में कितना है हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि सारे फिगर के हिसाब से देखें तो आईटीसी का फिगर हर तरह से इससे बेटर है। तो अब बात करेंगे आईटीसी के बारे में, जो हमारा आज का हीरो है। आईटीसी का रेवेन्यू कितना है? करीब करीब 53,000 करोड़ के आसपास का है। एचयूएल का कितना था? 45,000 करोड़, 45,000 करोड़ के आसपास का। तो ये करीब करीब 8,000 करोड़ का तो रेवेन्यू ही ज़्यादा है आईटीसी का एचयूएल के मुकाबले। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछली स्लाइड में एचयूएल का कितना था? 17% के आसपास का था। आईटीसी का नेट परसेंट कितना है मार्जिन? 33% के आसपास। तो ये करीब करीब डबल है। अच्छा, मार्केट कैप टू रेवेन्यू यहाँ पे सिर्फ 5 गुना ही ज़्यादा है। दैट मीन्स ये शेयर जो काफ़ी सस्ता है एचयूएल के मुकाबले। एचयूएल में ये रेशियो 11 के आसपास का था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड अगर पिछली स्लाइड में आपने देखा हो तो वो था एचयूएल के केस में सिर्फ 1.27% था, और
आईटीसी कितना दे रहा है? 5.2%। मतलब ये मोटा मोटा 4 गुना आपको डिविडेंड दे रहा है। अगर आप बैंक में एसबीआई या कोई भी प्राइवेट बैंक में भी अगर एफडी रखते हो तो आज की डेट में 5-6% के आसपास का ही आपको एफडी मिलता है, और वो भी टैक्सेबल इनकम हो जाती है। यहाँ पे आपकी इनकम में जुड़ता है ऑफकोर्स, तो ये करीब करीब एफडी के जितना ही आपको यील्ड, तो ये डिविडेंड ही दे रहा है। और अभी यहाँ से जो वैल्यू आएगा, अभी आप कहोगे ठीक है डिविडेंड तो आ रहा है लेकिन शेयर प्राइस कहाँ बढ़ रहा है, लेकिन भाई साहब जैसा हमने कहा था कि इसकी जो लंबी जो साइकिल है जहाँ पे वो स्टेगनेंट हो जाता है, वो अब साइकिल खत्म होने की कगार पे है, ऐसा लग रहा है। तो अब ये यहाँ से जब बढ़ेगा तो जो कुछ भी पिछले 5-6 साल की कसर है वो आने वाले साल में खत्म हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। अगर इनके जो लेटेस्ट रिजल्ट पे नज़र डालेंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि कंपनी जो है वो अच्छे ट्रैक पे ऑलरेडी जा रही है। जैसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये फिगर हमें यहाँ पे दिख रही है, आप अगर इसको देख पा रहे होंगे तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए, ये जो फिगर लास्ट वाली है ये उनका जो पिछला क्वार्टर ख़त्म हुआ था दिसंबर वाला, उसके फिगर है। ये इस क्वार्टर के फिगर है, और जो बीच वाला कॉलम है वो मार्च क्वार्टर है पिछले साल का। तो अगर हम रेवेन्यू में बात करें, सिगरेट के रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी, ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बढ़ा है। 6,000 करोड़ का था तो ये 6500 करोड़ के आसपास होगा। यहाँ करीब करीब 500-600 करोड़ का इजाफा है। अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो ये करीब करीब 800 करोड़ के आसपास का इजाफा सिगरेट में भी है। चलो अच्छी बात है। नॉन सिगरेट एफएमसीजी में क्या है भाई, अगर नॉन सिगरेट में देखें तो पिछले साल जब कोरोना की कुछ खास इम्पैक्ट थी ही नहीं, मार्च क्वार्टर में आखिर के 10 दिन में थोड़ी इम्पैक्ट थी, तब वो 3,100 करोड़ था, तब भी यहाँ पे ये करीब करीब 3,700 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पे भी 500 करोड़ का इजाफा ही देख रहा है एफएमसीजी बिजनेस में, और ये हमें खास याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस है। तो यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखते हैं तो नॉन सिगरेट में हल्की सी कमी यहाँ पे आई है, क्योंकि इस साल के ये जो क्वार्टर है उसमें लास्ट के मार्च में थोड़ी सी कोरोना की इम्पैक्ट दिखनी वापस से शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंडीशन अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हैं, जो नीचे अगर आप आइए तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो 3,600 करोड़ का उनको पिछले साल सिगरेट में प्रॉफिट हुआ था, तो ये 3,800 मतलब ये 3,900 के आसपास का है। तो यहाँ पे भी करीब 300 करोड़ के आसपास का पिछले साल के मुकाबले भी इजाफा हुआ ही है। और अगर इस साल भी देखेंगे तो इस साल के जो तीसरे क्वार्टर के मुकाबले भी इनके रिजल्ट अच्छे ही आए थे, मतलब यहाँ पे भी करीब 200 करोड़ का प्रॉफिट ही हुआ था। हालांकि नॉन सिगरेट एफएमसीजी में हल्की सी गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। 243 करोड़ का जो था वो 183 करोड़ के आसपास का हो गया है, और पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी भी जो जो कंसर्न है, जो वैल्यूएशन कम है, जो हम बात कर रहे थे एचयूएल के मुकाबले, एचयूएल में जो ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है तो उसका भी कुछ कारण है। वो लोग पागल तो नहीं है जो इतना वैल्यूएशन दे रहे हैं। वहाँ पे जो नॉन उनका जो एफएमसीजी है, उनका सिगरेट तो है ही नहीं, तो उनका जो रेगुलर एफएमसीजी बिजनेस है उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, जो 17% आ रहा है, लेकिन वो नॉन सिगरेट है। और जो हम यहाँ पे 33% जो मैं पिछली स्लाइड में बता रहा था, अगर उसमें से मैं सिगरेट निकाल दूं तो वो शायद 10% से भी कम हो जाएगा। तो वहाँ सिगरेट का कंट्रीब्यूशन नेट प्रॉफिट में आज भी बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है कि मार्केट जो है वो आईटीसी को आज भी एफएमसीजी कंपनी ना गिनते हुए सिगरेट कंपनी गिन रही है। और सिगरेट कंपनी में 18-19-20 के आसपास का चल रहा है पी पूरी इंडस्ट्री का, तो आईटीसी का भी 19-20 के आसपास ही है। जब ये नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, जो ऑलरेडी बढ़ रहा है, पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा या ऊपर नीचे हो रहा था, वो कंटिन्यूटी अभी नहीं आ पा रही है, बट ये अगर एक बार स्ट्रीमलाइन हो गया, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, और बाकी के जो बिजनेस है, होटल बिजनेस अभी पूरा घाटे में चल रहा है, तो वो अभी जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा तो वो आना शुरू हो जाएगा। एग्री बिजनेस इनका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी थोड़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 284 करोड़ से घट के वो 185 करोड़ हो गया। तो यही कारण है कि थोड़ी जो नर्वसनेस है वो अभी भी बनी हुई है। तो एक बार ये चीज़ों को अगर कंपनी थोड़ा कंट्रोल में ले लेगी तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो है इसका वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ेगा। और जैसा हमने आगे बताया था, ये डीमर्जर जो है वो सारे तकलीफ का एक ही इलाज है। आजकल जो ईएसजी के नॉर्म चल रहे हैं, तो सिगरेट सिगरेट बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन अब ये जो है ना वो ये सिन बिजनेस हो गया है। मतलब आज वैल्यू जो नज़रिया है मार्केट का वो भी बदल गया है। तो सिगरेट से थोड़ा डिटैचमेंट करना ज़रूरी हो गया है बिजनेस का। जब ये हो जाएगा तो वैल्यूएशन अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों समराइज करेंगे डिस्कशन को 4 पॉइंट में। पहला पॉइंट जैसे लिखा है कि एफएमसीजी कंपनी का पहला काम होता है रेवेन्यू बढ़ाना। हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ में जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे आपका माल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अगर आपको कम मार्जिन में बेचना पड़े तो बेचो, लेकिन मार्केट शेयर बढ़ाओ। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, जैसे ही आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है उसके बाद ग्रेजुअली आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाइए। ये हर कंपनी ऐसे ही करती है। एचयूएल के प्रॉफिट सडनली नहीं बन गए, वो इतने डिकेड से काम कर रहे हैं, शुरुआत में उन्होंने भी ऐसा ही किया था।
तो आईटीसी भी वही कर रही है। अब वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना शुरू करेंगे और बढ़ भी चुका है। अगर आप आगे देखेंगे उनके जो एनुअल प्रेजेंटेशन में, तो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है ऑलरेडी बढ़ गया है नॉन एफएमसीजी बिजनेस में। और जैसे ही इनके नेट प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इंडस्ट्री उसे सिगरेट कंपनी न मानते हुए एफएमसीजी कंपनी मानना शुरू कर देगी। और अभी एफएमसीजी इंडस्ट्री में कितना पी चल रहा है एवरेज 70 का, अभी आईटीसी का कितना है 20 का। तो भाई साहब 3.5 गुना वैल्यूएशन तो आपको यहाँ से सीधा बन जाएगा। खाली उसे सिगरेट कंपनी न मानते हुए एफएमसीजी कंपनी मानना शुरू करो और आपका रेवेन्यू जो है वो 3.5 गुना तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो है, जो मच अवेटेड ट्रिगर है, वो आईटीसी का डीमर्जर है। उसको लेके मान के चलिए कि बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें चल रही है। जैसे जी न्यूज़ में खबर आई थी, उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी बात चल रही है। आईटीसी ने अभी एक्सचेंजेस को कहा है कि अभी ये स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो जी न्यूज़ में उन्होंने बताया कि जो जिन कंपनी को, जिन इन्वेस्टमेंट बैंक को ये काम दिया गया है, उन्होंने इनफॉर्मली कंफर्म किया है कि डीमर्जर का काम ऑलरेडी चल रहा है। अब जब तक होगा नहीं तो कंपनी कंफर्म नहीं करेगी, लेकिन एक ऐसा वन गुड मॉर्निंग ऐसा मैसेज आ जाएगा कि ठीक है डीमर्जर हम कर रहे हैं और ये डेट से वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए। और जैसे ही ये खबर आएगी, ये पूरे स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। और यहाँ से वैल्यूएशंस बहुत शूट होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब ये कब होगा ये नहीं पता, ये अगले महीने भी हो सकता है, ये 3 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है। लेकिन ऐसा अभी तो लग रहा है कि अगले 1 साल के अंदर ये हो जाएगा। और इसकी वजह से आपको आईटीसी के वैल्यूएशन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा अभी तो बिल्कुल लग रहा है। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।